आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियसली एग्जामों में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, और प्रीवियसली आपने देखा हो तो जो सीएचओ का एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है, उसके अंदर भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे अपन डिफाइन करेंगे। नीचे फॉलोइंग ऑप्शन में आपको डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि एनसीडी जो डिजीज होती है उनकी डेफिनेशन दी हुई है। एक्यूरेट डेफिनेशन कौन सी है, क्वेश्चन समझ में आ गया, चलेगा। आंसर आपको देना है, पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, अ डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय द पैथोजन ट्रांसफर, पैथोजन के ट्रांसफर से ये होती है। सेकेंड ऑप्शन है यहां पर अ जेनेटिक डिजीज ये होती है। थर्ड ऑप्शन है यहां पर डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, पर्सन से पर्सन ये ट्रांसफर नहीं होती है। और फोर्थ ऑप्शन यहां पर स्किन कांटेक्ट से होती है। चलेगा, आंसर फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे चलेंगे। जल्दी कीजिएगा क्योंकि सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, और यहां से 100% आपके एग्जाम में 10+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज के सेशन से, इसीलिए फटाफट से लाइक शेयर करते रहिए, और जो भी पहली बार विजिट करता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से सेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा, समझ में आ गया होगा सबको, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल वही होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। क्यों होगा सर, देखिएगा, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में नहीं पूछा है, यहां पर किस बारे में पूछा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछा है। सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से सर हम ये समझते हैं कि ऐसी डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है। सिंपल सा लिखा हुआ है, डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे में ये ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है आपसे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, इंपोर्टेंट है, प्रीवियसली एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन का जो सीएचओ ट्रेनिंग का एग्जाम हुआ है, यूनिवर्सिटी इग्नू यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ है वहां पर ये पूछा हुआ है डायरेक्टली एग्जाम में, और एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को क्या जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन यहां से ये भी बोला जा सकता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा इन्फेक्शियस डिजीज है, सेकेंड ऑप्शन यहां पर देखिएगा एक्यूट डिजीज है, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखिएगा क्रोनिक डिजीज है, फोर्थ ऑप्शन देखेगा कम्युनिकेबल डिजीज है। चलेगा, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी कीजिएगा ताकि सेशन जल्दी जल्दी से कंप्लीट अपन कर सके, क्वेश्चन जल्दी जल्दी से अपन निकाल सके। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनको क्रोनिक डिजीज बोला जाता है, लॉन्ग और प्रोग्रेसिव डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, बिल्कुल प्रोग्रेसिव डिजीज इसको बोला जाता है, लॉन्ग टर्म या फिर प्रोग्रेसिव डिजीज बोला जाता है। जितने भी एनसीडीज होती हैं, जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, लाइक हाइपरटेंशन हो गया, लाइक डायबिटीज हो गया, लाइक कैंसर हो गया, आप सबको पता है सारे डिजीज कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, सडनली नहीं होती है, अचानक से नहीं होती है, इन्फेक्शियस नहीं होती है, एक्यूट नहीं होती है, कम्युनिकेबल नहीं होती है, क्या होती है जी, क्रोनिक होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोनिक डिजीज। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी। चलेगा, क्वेश्चन कहता है विच इज द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक्सेप्ट। देखा, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है विच इज द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर देखा है कि जो नीचे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उनमें से सभी जो डिजीज है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन एक्सेप्ट करके आपको एक डिजीज ऐसे निकालनी है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर काउंट होती है। चलेगा, आंसर कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आंसर आपको बताया जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर हाइपरटेंशन, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ओबेसिटी, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर आर्थराइटिस, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर मलेरिया। चलेगा, आंसर आपको कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तभी आंसर आपको आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये मैं पहले बता दूं। और एलिमिनेशन मेथड आप इजीली लगा सकते हैं सभी क्वेश्चंस के अंदर, सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड अगर क्वेश्चन को सही करना है तो।
ठीक है। और जो भी कैंडिडेट क्लास में बैठे हुए नोटबुक साथ रखे जाएगी, ताकि जो भी क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट कीज लगे वो नोट कर लीजिएगा। बाकी सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, आपके मिशन एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगा, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मलेरिया जो कि क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कौन सी डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। और कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अगर अपन बात करें तो वेक्टर बोर्न डिजीज है। कौन सी डिजीज है, याद रखिएगा, मलेरिया क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है। बाकी हाइपरटेंशन एनसीडी के अंदर आता है, ओबेसिटी एनसीडी के अंदर आता है, आर्थराइटिस एनसीडी के अंदर आता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया आपका, मलेरिया, जो कि एनसीडी के अंदर नहीं आता है, किसके अंदर आता है, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है। और स्पेशली वेक्टर बोर्न डिजीज है, स्पेशली किससे होता है, सर प्लाज्मोडियम से होता है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, मोस्ट लीडिंग डेथ ऑफ द एनसीडी। जितनी भी एनसीडीज होती हैं, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, बेसिकली जो अगर माना जाता है, बिल्कुल डाटा अगर अपन देखें तो मोस्ट लीडिंग डेथ, ऐसी डिजीज, ऐसी एनसीडी जो डायरेक्टली डेथ कोज करवाती है, सबसे ज्यादा डेथ किसके अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर कैंसर के कारण से, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर डायबिटीज के कारण से, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीज के कारण से, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण से। चलेगा, अपना आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। चलेगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी जल्दी कीजिए, ज्यादा और जल्दी जल्दी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन निकाल सके। सेशन को लाइक शेयर भी करते रहेगा, ताकि सभी तक पहुंच जाए, सभी इनका बेनिफिट ले सके। चलेगा, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस बिल्कुल कवर करवा दिया जाएगा। कोशिश करेंगे 15 तारीख से बिल्कुल 100% आपका सिलेबस हो जाएगा। फिर रिमेनिंग 10 दिन बचेंगे, उसके अंदर हम गेस पेपर सोल्व करेंगे। गेस पेपर सर ओटा के सोल्व करेंगे, गेस के अंदर ओटा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। परेशान क्यों होते हो, जीवन एजुकेशन के साथ बने रहे, इसी तरीके से पेशेंस रखिएगा, सब मिलेगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो कि जनरली लीड कर जाती है किसको, डेथ को। जनरली जो डेथ देखने को मिलती है एनसीडीज के कारण से, बेसिकली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोज अपन माने मोस्ट लीडिंग डेथ की अगर बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मानी जाती है। उसके अंदर भी अगर अपन बात करें तो हाइपरटेंशन, जिसको किलर डिजीज बोला जाता है, साइलेंट किलर, बिल्कुल याद रखिएगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर अगर अपन बात करते तो हाइपरटेंशन होता है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ही ऐसी एनसीडीज होती हैं जो कि लीडिंग करती हैं डेथ को डायरेक्टली। उसके अलावा इनसे भी होती है डेथ, ऐसा नहीं है कि इनसे नहीं होती, लेकिन लीडिंग डेथ की अगर बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिगार्डेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही सारी लीडिंग डेथ कोज करवाती है। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाता है, आपको कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हैं अपना आंसर, अपना क्वेश्चन, अपना जवाब, अपना डाउट, या फिर इंस्टाग्राम आईडी मेरी नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देखिएगा, खालिस्तान दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है डेराइव्ड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल and include most common cancer and include nearly all those in breast, prostate, lungs, पैनक्रियाज एंड कोलन। सिंपल सा क्वेश्चन ये कहा गया है जी, आपसे परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन बढ़ाए तो क्या हुआ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा, मैं बता दूं, क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो आंसर तो बिल्कुल गलत रहेगा आपका, बिल्कुल। इसलिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे आप जीएनएम से करके आओ, चाहे बीएससी करके आओ, चाहे एमएससी कर आओ, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आंसर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोच लेना कि क्वेश्चन नहीं आया तो क्या हुआ, हमें तो आंसर पढ़ के चलेंगे, आंसर आते हैं हमें तो, ऐसा काम नहीं होगा, फिर ऐसा काम नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये कहा गया है कि डिराइव्ड हुआ है एपिथेलियल सेल्स, यानी सिंपल सा कहा है कि जो कैंसर्स होते हैं, अगर कैंसर एपिथेलियल सेल्स के अंदर हुआ है, कैंसर अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर हुआ है, कॉमन कैंसर की बात की जा रही है, कैंसर अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर हुआ है, लाइक अगर बात करें ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हुआ है, लाइक अगर बात करें प्रोस्टेट के अंदर हुआ है, लाइक लंग्स के अंदर हुआ है, या पैनक्रियाज या फिर कोलन के अंदर हुआ है, अगर इनमें कैंसर हुआ है तो किस टाइप का कैंसर होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। मैंने पहले भी प्रीवियसली क्लासेस के अंदर बता चुका हूं, इससे रिगार्डेड सभी 4 से 5 क्वेश्चन इनकी जो क्लासिफिकेशन अपन करते हैं वहां से पूछा जा सकता है। चलेगा,
डोंट वरी, सभी क्वेश्चन मैंने मेंशन कर लिए। चलेगा, यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन का इसका पहला ऑप्शन है यहां पर कार्सिनोमा, सेकंड है शार्कोमा, थर्ड है ब्लास्टोमा और फोर्थ है जर्म सेल ट्यूमर। चलिएगा, आंसर आपको देना है यहां पर एपिथेलियल सेल्स के अंदर अगर कैंसर होता है तो उस कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, सिंपल सा आंसर आपको देना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने हैं ताकि जल्दी से अपना सिलेबस हो जाए, फिर अपन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दे। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका फिफ्थ नंबर, जो क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है सर कार्सिनोमा बोलते हैं। याद रखिएगा, मैंने प्रीवियसली क्लासेज के अंदर काफी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, इसलिए जिसने भी प्रीवियसली क्लासेज नहीं देखी है, लगभग 4 महीने हो गए मुझे डेली क्लास ले रहा हूं आपके लिए, डेली क्लास अप टू डेट क्लास आपको मिल रही है, तो 4 महीने की क्लासों में आपने कभी भी किसी भी क्लास नहीं देखी हो तो देख सकते हैं और जरूर देखें एग्जाम से पहले ताकि बाद में पछतावा ना हो। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर यह है कि एपिथेलियल सेल से अगर कैंसर हो रहा है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर कैंसर हो रहा है तो डायरेक्टली आपका आंसर जाना चाहिए सर कार्सिनोमा। प्रीवियसली बता चुका हूं प्रीवियसली क्लासेस के अंदर, ज्यादा टाइम वेस्ट यहां नहीं करेंगे। चलेगा, अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर कैंसर है दैट इज कार्सिनोमा है। क्या है सर, कार्सिनोमा है। अगर यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है सर, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी पर्सन के अंदर अगर कोई लेडी है उसको ब्रेस्ट कैंसर है तो बताइए कि क्या वो कार्सिनोमा है, शार्कोमा है, ब्लास्टोमा या फिर जर्म सेल ट्यूमर है। आपका आंसर जाना चाहिए सर कार्सिनोमा होगा। क्यों होगा सर, ब्रेस्ट सेल को जनरली कनेक्टिव टिश्यू होती है, कनेक्टिव सेल्स होते हैं, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कौन कौन शामिल होता है। तो ब्रेस्ट है, प्रोस्टेट है, लंग्स है, पैनक्रियाज है, कोलन है, ये सबके अंदर अगर कैंसर होता है तो कार्सिनोमा है। क्या है जी, कार्सिनोमा, बिल्कुल याद होना चाहिए। सेशन को लाइक शेयर करते रहिए। जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन मिले, क्योंकि सिलेबस भी तो पूरा करना है जी अपने को। चलेगा, किसी का इंतजार नहीं करना है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा क्लास का। डेली क्लास होती है अपने 6 बजे बाद, कभी भी 6 बजे से 6:30 7 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है और लंबी चलती है 1-1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। चलिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू लाइक बोन है, कार्टिलेज है, फैट है, नर्व्स है, ईच ऑफ दी विच डेवलप फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग इन मेसेनकाइमल सेल आउटसाइड द बोन मेरो। चलेगा, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, क्वेश्चन की लेंथ देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है कि अगर किसी पर्सन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कैंसर हुआ है तो उसको क्या कहेंगे। उसके अंदर बोन का कैंसर हो सकता है, उसके अंदर फैट कैंसर हो सकता है, उसके अंदर नर्व से रिगार्डेड हो सकता है, उसके अंदर कार्टिलेज कैंसर हो सकता है। तो उस टाइप के कैंसर को अपन क्या कहते हैं, जनरली आपको आंसर होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिएगा, पहला ऑप्शन है कार्सिनोमा, सेकंड ऑप्शन है सार्कोमा, थर्ड ऑप्शन है यहां पर ब्लास्टोमा, फोर्थ ऑप्शन है जर्म सेल ट्यूमर। चलेगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। आप सबको पता चल गया एपिथेलियल सेल्स के अंदर होता है दैट इज कार्सिनोमा, तो होगा नहीं। अब कार्सिनोमा नहीं होगा तो और क्या होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सार्कोमा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर देखिएगा सिंपल सा याद रखिएगा, अगर कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर है डायरेक्टली अपन कहेंगे सार्कोमा होता है सर। सार्कोमा क्या होता है सर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर कैंसर या एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल हो रहा है दैट इज नोन एज सार्कोमा। किस टाइप का कैंसर है सर, कार्सिनोमा। कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन कैंसर के रिगार्डेड। कैंसर क्या है सर, एक एनसीडी डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसके क्लासिफिकेशन के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियसली सेशन के अंदर। तो प्रीवियसली सभी सेशन लीजिएगा, आपको काफी बेनिफिट होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डेड डिस्कस करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा स्पीडली थोड़ा चल रहा हूं, हो सकता है थोड़ा स्पीड आपको लग रहे है, लेकिन स्पीड आपको चलना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है। स्पेशली राजस्थान सीएचओज की बात कर रहा हूं, स्पेशली राजस्थान सीएचओज की बात कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। 25 तारीख को आपका एग्जाम है, आपके पास काफी टाइमिंग है गिनती के, ठीक है, इसीलिए थोड़ा स्पीडली चलेंगे। चलेगा, यहां पर देखिएगा खाली जगह दिया हुआ है, यहां पर आपको फिल करना है। अराइज फ्रॉम द हिमेटोपोइटिक सेल, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है, हिमेटोपोइटिक सेल के अंदर कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लीव द बोन मेरो एंड टेंड टू द मेच्योर इन द लिम्फ नोड ब्लड
और रेस्पेक्टिवली। सिंपल सा क्वेश्चन, काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, अगर हिमेटोपोइटिक सेल के अंदर कैंसर है, अगर हिमेटोपोइटिक सेल के अंदर अगर कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर होगा? जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है। पहला है लिम्फोमा, सेकंड ऑप्शन है सार्कोमा, थर्ड ऑप्शन है ब्लास्टोमा और फोर्थ ऑप्शन है जर्म सेल ट्यूमर। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अगर हिमेटोपोइटिक सेल्स के अंदर अगर कैंसर अराइज हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं जी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लिम्फोमा कहेंगे। क्या कहेंगे? लिम्फोमा कहेंगे। और जनरली लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया भी अपन यहां पर काम में ले सकते हैं। ल्यूकेमिया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम द मैच्योर इमेच्योर प्रिकर्सर सेल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जी, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है कि ऐसा कैंसर जो कि डिराइव्ड हुआ है इमेच्योर प्रिकर्सर से, इमेच्योर प्रिकर्सर सेल से, या फिर कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक सेल से। अगर कैंसर डिराइव्ड हुआ है किससे? एम्ब्रियोनिक सेल से। अगर एम्ब्रियोनिक सेल से, एम्ब्रियोनिक टिश्यू से कैंसर होता है तो किस टाइप का कैंसर होगा? आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर सार्कोमा, सॉरी कार्सिनोमा, सेकंड ऑप्शन है यहां पर सार्कोमा, थर्ड ऑप्शन है यहां पर ब्लास्टोमा, फोर्थ ऑप्शन यहां पर जर्म सेल ट्यूमर। चलेगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होता है। चलेगा जल्दी कीजिएगा। एम्ब्रियोनिक सेल की बात की जाती है, अगर कहीं एम्ब्रियोनिक सेल के कैंसर की बात की जाती है तो आपका आंसर जाएगा सर ब्लास्टोमा। आपका आंसर जाएगा सर ब्लास्टोमा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्लास्टोमा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर, एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर कैंसर होता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर वहां पर क्या हुआ है? ब्लास्टोमा हुआ है। अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर हुआ है तो क्या हुआ है सर? एपिथेलियल सेल्स के अंदर हुआ है तो क्या हुआ है सर? कार्सिनोमा हुआ है। अगर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हुआ है तो क्या हुआ है सर? सार्कोमा हुआ है। याद रखिएगा, मुंह पर याद होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आप छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो। बिल्कुल चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। और सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, ठीक है क्या? सबको सेशन पहुंचाना है, बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है, सबको सेशन पहुंचना चाहिए। चलेगा 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है, कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट सेल। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लूरिपोटेंट सेल किसके लिए काम में लेते हैं? प्लूरिपोटेंट सेल जो कि फॉर्मेशन करवाता है। चलेगा, प्लूरिपोटेंट सेल के अंदर अगर कैंसर डिराइव्ड हुआ है, मोस्ट ऑफन अगर अपन कहे तो प्रेजेंटिंग इन द टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस और ओवरी दोनों यहां पर आ चुकी है। टेस्टिस और ओवरी क्या है सर? बिल्कुल आप सब जानते हैं टेस्टिस ओवरी क्या है। चलेगा, अगर कैंसर अराइज हुआ है कहां पर? प्लूरिपोटेंट सेल्स के अंदर। मोस्ट ऑफ दी अगर अपन कहे टेस्टिकल या फिर ओवरीज के अंदर अगर कैंसर हुआ है तो अपन क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन यहां पर लिम्फोमा कहेंगे, सेकंड ऑप्शन है यहां पर सार्कोमा कहेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर ब्लास्टोमा कहेंगे, फोर्थ ऑप्शन यहां पर जर्म सेल ट्यूमर कहेंगे। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जर्म सेल ट्यूमर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि टेस्टिस और ओवरीज जनरली जर्म सेल्स के अंदर काउंट की जाती है। आप सबको पता है जर्म सेल्स होती है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? जर्म सेल ट्यूमर। बिल्कुल याद रखिएगा, अगर प्लूरिपोटेंट सेल्स की बात की जाए तो क्या है यहां पर? जर्म सेल ट्यूमर होगा। अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाए तो कार्सिनोमा होगा। अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाए तो क्या होगा जी? कार्सिनोमा होगा। याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो सार्कोमा होगा। कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो सार्कोमा होगा। अगर एम्ब्रियोनिक टिश्यू की बात की जाए तो ब्लास्टोमा होगा। अगर एम्ब्रियोनिक टिश्यू की बात की जाए तो ब्लास्टोमा होगा। अगर हेमेटोपोइटिक सेल्स की बात की जाए तो आपका लिम्फोमा होगा। तो उम्मीद करता हूं 4-5 जो क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, 100% यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, इसलिए 5 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए।
और नोट भी करते रहिएगा अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब में सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा ताकि आपको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि टाइमिंग आपके पास कम है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है, खाली जगह दी हुई है, यहां पर लिखा हुआ है इज अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर, कहां पर, आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली एलिवेटेड है। ये आपकी आर्टरी, आपकी आर्टरी के अंदर ये ब्लड जा रहा है, लेकिन ये जो ब्लड जा रहा है जिसके कारण से आपकी आर्टरी की वाल पर कंटिन्यूअसली जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो कैसा है सर, एलिवेट हो रहा है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलेगा, आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर हाइपोटेंशन, सेकंड ऑप्शन है यहां पर हाइपरटेंशन, थर्ड ऑप्शन है यहां पर आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर रिनाल्ड फिनोमिना। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा ताकि आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि मेरा टारगेट है क्वेश्चन पूरा करवाना, मेरा टारगेट है आपका सिलेबस पूरा करवाना, इसीलिए थोड़ा स्पीडली चलूंगा, लेकिन आपको भी स्पीडली चलना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जनरली आप सबको पता है, अगर आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ब्लड के थ्रू जो आर्टरी पर प्रेशर जनरेट करवाया जाता है, अगर वो ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। जनरली आप सबको पता है, ये आर्टरी अगर ब्लड के द्वारा आर्टरी की वाल पर प्रेशर जनरेट किया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं जी? बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहते हैं सर, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि आर्टरी के अंदर जो प्रेशर है परसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली वहां पर क्या है? एलिवेट हो रखा है, ज्यादा देखने को मिला है। अब ज्यादा देखने को मिला है तो क्या होगा जी? बिल्कुल हाइपरटेंशन होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाइपरटेंशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, खाली जगह आपके लिए छोड़ रखी है, आपको फिल करनी है। कह रहा है रिजल्ट फ्रॉम द पेनक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस द इनफ इंसुलिन। सिंपल सा क्वेश्चन है जी कि पेनक्रियाज के अंदर किसी कारण से कोई फेलियर देखने को मिलता है और पेनक्रियाज इनफ अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन दे नहीं पाता है, सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो वो किस टाइप की कंडीशन होगी? आंसर आपको देना है, आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। क्वेश्चन समझ में गया? क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका पेनक्रियाज फेल हो जाता है। पेनक्रियाज फेल मतलब ये है, पेनक्रियाज जो सेल है, पेनक्रियाज जो है अपना काम करना कम कर देता है, निकम्मा हो जाता है। निकम्मा होने के बाद जो भी वो काम करता है वो अपना काम नहीं कर पाता है, और वो काम क्या करता है सर? इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना। लेकिन इंसुलिन का प्रोडक्शन, वो निकम्मा हो गया, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसी किस कंडीशन में होगा? चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है टाइप फर्स्ट, जिसको डायबिटीज मेलाइटस है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। सेकेंड ऑप्शन है टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस। थर्ड ऑप्शन है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलेगा, कौन सी कंडीशन उसके अंदर होगी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस होता है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस होता है जिसको जनरली अपन आईडीडीएम कहते हैं। आईडीडीएम बोले तो सर, आईडीडीएम बोले तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, याद रखेगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, आईडीडीएम जनरली इसको कहते हैं। इसके अंदर जनरली नॉर्मल कंडीशन रहती है, और जो पेशेंट होता है उसका उसके पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स होती है जो कि इनएक्टिव हो जाती है, और उसके कारण से जनरली जो प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन है, वो इनफ होता है। यानी डायरेक्टली डिपेंड है किस पर? इंसुलिन पर। इंसुलिन प्रोडक्शन होगा तो काम होगा, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत यहां पर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन जो होती है उसको डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट टाइप का कहते हैं, यानी टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको आईडीडीएम कहते हैं। याद रखिएगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो कि डायरेक्टली इंसुलिन पर डिपेंड होती हैं। लेकिन अगर आईडीडीएम अगर हुई है जिसके कारण से सेल क्या हो गई है? फेलियर हो गई है, और इंसुलिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बिगिन विद द इंसुलिन रेसिस्टेंस एज सेल फेल टू रेस्पॉन्स टू इंसुलिन प्रॉपरली। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये कहा गया है कि इंसुलिन तो है सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन सेल ही जो वहां की सेल है वही इंसुलिन के रिगार्डिंग रेसिस्ट हो चुकी है, उनके अंदर ही रेसिस्टेंस जनरेट हो चुका है इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन जो सेल्स हैं वो इनएक्टिव हो चुकी है, जनरली अपन कह सकते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन क्या होती है? पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस, सेकंड ऑप्शन है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस, थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, और फोर्थ ऑप्शन तो मैं हटा देता हूं। चलो 3 ही ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपके इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको डायरेक्टली अपन जनरली कहते हैं NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन पर टाइप इंसुलिन जो होता है उस पर डिपेंड नहीं होता है, इस टाइप का डायबिटीज मेलाइटिस आपका सेकंड टाइप का डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जहां पर इंसुलिन तो क्या है लेकिन इंसुलिन के प्रति इंसुलिन के अगेंस्ट जो सेल वहां पर है वो रेसिस्ट हो चुकी हैं। तो इस टाइप का जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है उसको जनरली अपन क्या कहते हैं जी? टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस हम कहते हैं जनरली। यहां से एक और क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इज नोन एज अडल्ट टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, यानी जनरली अपन कहें तो ये डायबिटीज मेलाइटिस यानी टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस जनरली अडल्ट में देखने को मिलता है, यानी इसको जनरली अपन कह सकते हैं अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस। क्या कह सकते हैं? अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस अपन कहते हैं। आपका आंसर ये जाएगा। सर सेकंड के अंदर आपने बता दिया, फर्स्ट के अंदर भी बता दीजिएगा। तो फर्स्ट टाइप का यानी टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस होता है उसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, यानी जनरली ये बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, जनरली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं जी? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। एग्जैक्ट कोज इनका अननोन है, बिल्कुल अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जिसके कारण से डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलती है। आपने देखा को शक्कर खाने से, अरे शक्कर खाने से नहीं होती है, कुछ रिस्क फैक्टर और भी है, अकेला शक्कर खाने से डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होती है। बहुत से तो ऐसे भी पर्सन है जो डेली शक्कर खाते हैं बुक्के भर भर के, लेकिन उनको तो डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है, तो ऐसा नहीं मानते। ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट कोज अननोन है, कुछ रिस्क फैक्टर है जो कि इनके पीछे काम करते हैं और इनको बनाने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, यहां से जो क्वेश्चन आपको याद रहते हैं याद रखिए, और जो याद नहीं रहते वो नोट कर लीजिएगा, इसलिए नोटबुक रखिएगा साथ में, ताकि जो भी क्वेश्चन याद नहीं रहे वो आपको याद हो जाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें उससे पहले यहां पर एक और आपको बता दूं, जो थर्ड नंबर का ऑप्शन यहां पर है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। देखिएगा डायबिटीज मेलाइटिस तो है लेकिन जेस्टेशनल पीरियड के अंदर होगी। सर जेस्टेशनल पीरियड क्या? सर जनरली अपन प्रेगनेंसी को कहते हैं, अगर प्रेगनेंसी के कारण से डायबिटीज मेलाइटिस हुई है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस अपन कहते हैं। तो याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटिस से रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल करेक्ट करना है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आईडीडीएम है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर जाएगा सर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। आप यूं भी कह सकते हैं, कुछ कैंडिडेट जो भी क्लास में जुड़े हुए सर यूं भी कह सकते हैं कि सर ऐसे इतने लूज क्वेश्चन हमारे क्यों आएंगे? हमारे तो नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन कि हमसे ये भी पूछेंगे कि आईडीडीएम क्या होता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जो आपका मॉड्यूल्स है, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जो सिलेबस आपका है उन्हीं से क्वेश्चन किया जाएगा, उन्हीं से क्वेश्चन किया जाएगा, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा। और एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको याद होना चाहिए कि आईडीडीएम क्या होता है। आईडीडीएम डायरेक्टली कहे तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जो कि टाइप फर्स्ट होता है, फर्स्ट टाइप का डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस अपन जनरली कहते हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, बिल्कुल शर्म वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमारे हैं और ये ट्रेनिंग के क्वेश्चन है। ट्रेनिंग कर रहे हो आप, कंपटीशन तो दे लिया आपने, अब इसको कंपटीशन मत समझिएगा। ये हाँ ये है कि ऑब्जेक्टिव कंपटीशन बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के क्वेश्चन है। डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल 100% में गारंटी देता हूं कोई भी फेल नहीं होगा, कोई भी फेल नहीं होगा। बस क्लासेस कंटिन्यू देखते रहिए और जो भी अनाउंसमेंट होता रहे उसको में एक्टिव पार्टिसिपेट करते रहिए। चलेगा, यहां पर देखिएगा दूसरा है एनआईडीडीएम होता है।
NIDDM होता है, फुल फॉर्म क्या होती है सर? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है अडल्ट टाइप का डायबिटीज मेलाइटिस। जनरली जो अडल्ट के अंदर देखने को मिलता है वो सेकंड टाइप का डायबिटीज मेलाइटिस ही देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अगर बात करें जेस्टेशनल तो ये प्रेगनेंसी कंडीशन में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। यहां से जो भी क्वेश्चन आपको याद रह सकता है याद रखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको 100% देने की, और मैं खुद 100% देता हूं क्योंकि दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। बाकी आपको भी थोड़ा सा मेहनत इतना करना हो कि सेशन को लाइक शेयर कर देना है ताकि सभी तक पहुंच जाए और मेरा टारगेट पूरा हो सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको खाली जगह दिया हुआ है फिर से, और कहा गया है इज अ फॉर्म ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व द इंफ्लामेशन इज वन और मोर ज्वाइंट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ज्वाइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी खाली जगह में आपको भरना है कि कौन सी कंडीशन यहां पर आएगी, वहां पर ज्वाइंट डिसऑर्डर वो है, और उसके अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा टाइप का ज्वाइंट देखने को मिलता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ज्वाइंट पेन क्या होता है, ज्वाइंट के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको क्या कहते हैं जनरली, यार इतना तो सेंस लगा लीजिएगा। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देगा फ्रैक्चर कहेंगे, सेकंड ऑप्शन यहां पर देगा आर्थराइटिस कहेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर कहेंगे अपन एपिलेप्सी कहेंगे, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर कहेंगे CSD कहेंगे, कोरोनरी हार्ट डिजीज कह सकते हैं। चलेगा, बताइए फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आर्थराइटिस अपन कहेंगे, क्या कहेंगे जी, आर्थराइटिस कहेंगे। सर हमें पता है आर्थराइटिस जनरली ज्वाइंट से रिगार्डेड डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है जी, ज्वाइंट से रिगार्डेड डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ज्वाइंट है, जो बोन्स आपस में जुड़ी हुई है मसल्स के साथ, कार्टिलेजेस के साथ, लिगामेंट्स, टेंडन के साथ, आप सबको पता है वो सारी जानकारी अपन यहां डिस्कस नहीं करेंगे। तो वहां पर जो ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट के अंदर अगर इंफेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को जनरली आर्थराइटिस कहते हैं, और ये भी एक टाइप का क्या है, एनसीडीज डिजीज है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ये आती है। यहां पर इंफेक्शन इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, याद रखिएगा, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। क्या होता है सर, ज्वाइंट के अंदर यहां पर स्वेलिंग हो जाती है, ज्वाइंट के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ज्वाइंट के अंदर स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, क्या देखने को मिलती है, ज्वाइंट के अंदर पेन देखने को मिल सकता है, ये सारे क्लिनिकल फीचर यहां पर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इचिंग हो सकते हैं यहां पर अराउंड द ज्वाइंट, और जनरली अगर ज्वाइंट की बात करें तो बेसिकली नी ज्वाइंट जो होता है वहां पर जनरली आर्थराइटिस ज्यादा देखने को मिलता है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी CHD जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की, CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। कोरोनरी हार्ट डिजीज को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है इस्चेमिक हार्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है, सेकंड ऑप्शन है रूमेटिक हार्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है, थर्ड ऑप्शन है अरिदमियाज के नाम से जाना जाता है, फोर्थ ऑप्शन है मिट्रल रीगर्जिटेशन के नाम से जाना जाता है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज है उसको किस नाम से अपन जानेंगे। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या जानते हैं, CSD को इस्चेमिक हार्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि कोरोनरी जो आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, कोरोनरी आर्टरी वगैरह के अंदर अगर प्रॉब्लम हुई है, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर प्रॉब्लम हुई है तो इस्चेमिया जनरेट हो जाएगा, इसलिए इसको क्या जाना जाता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। क्वेश्चन कहता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। चलिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, कोरोनरी हार्ट डिजीज जो होती है यानी CSD जो होती है उसके रिगार्डेड रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन कौन सा रिस्क फैक्टर? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं।
सभी ऑप्शन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन एक्सेप्ट आपको बताना है कि एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर यहां पर हैं, वो आपको ढूंढना ही चलेगा। 3 मॉडिफाइबल हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल है जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, तो वो जिसको चेंज नहीं कर सकते वो आपको बताना है चलेगा। पहला ऑप्शन यहां पर है हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड ऑप्शन यहां पर एलिवेट सीरम कोलेस्ट्रॉल, थर्ड ऑप्शन यहां पर स्मोकिंग, फोर्थ ऑप्शन यहां पर जेनेटिक फैक्टर। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आपको इसका राइट आंसर भी मिलेगा और उसके रिगार्डेड जानकारी भी मिलेगी। चलेगा, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि अगर अपन बात करें, क्वेश्चन में यह पूछा था कि सभी जो रिस्क फैक्टर यहां पर अवेलेबल हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो सारे कैसे हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, लेकिन एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि नॉन मॉडिफाइबल होगा। कौन सा होगा सर, नॉन मॉडिफाइबल होगा। नॉन मॉडिफाइबल के अंदर क्या आएगा जी, आपको याद होना चाहिए, जेनेटिक फैक्टर आएगा, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर को अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसको चेंजेस कर सकते हैं, ड्रग वगैरह दे सकते हैं, चेंजेस हो सकता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको चेंजेस कर सकते हैं। अगर स्मोकिंग आप करते हैं तो उसको चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर जेनेटिक फैक्टर है तो उसको चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऐसे फैक्टर जो कि चेंजेबल हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसमें आप तीनों आ जाते हैं। और ऐसे फैक्टर जिनको अपन चेंजेस यानी मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। जिनको यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो जेनेटिक फैक्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी वहां पर सीएसडी से रिगार्डेड क्वेश्चन है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिगार्डेड कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। सभी ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन के अंदर से सारे ऑप्शन यहां पर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को आपको ढूंढना है, फटाफट से ढूंढ लीजिएगा, फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी जेंडर, ऑप्शन सी स्मोकिंग, ऑप्शन डी फैमिली हिस्ट्री। चलेगा, जल्दी से बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है जी, पूछा है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिगार्डेड, सीएसडी के रिगार्डेड कौन सा फैक्टर है जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के नाम से जाना जाता है या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर माना जाता है। चलेगा, चले, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि स्मोकिंग अगर कोई पर्सन कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसको हम क्या करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, हम क्या करवा सकते हैं, स्टॉप करवा सकते हैं, हम क्या करवा सकते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं, हम क्या करवा सकते हैं, उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। इसलिए मॉडिफाइबल रिस्क के अंदर ये आ जाता है। लेकिन अगर एज की बात करते हो, एज का क्या चेंजेस करोगे, एज को घटा सकोगे क्या? 10 साल का कोई पर्सन है, 10 साल का एक बच्चा है, तो क्या उसको 5 साल का कर दोगे? नहीं करोगे। जेंडर की बात करते हो, चाहे जेंडर चेंज करोगे? नहीं। फैमिली हिस्ट्री की बात करते हो, जो फैमिली में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री है, उसका कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। इसलिए ये तीनों नॉन मॉडिफाइबल हैं और स्मोकिंग क्या है यहाँ पर, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये लिखा हुआ है, इन इंडिया, खाली जगह दे रखी है, आपको भरना है, इज द लीडिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो कौन सी ऐसी कंडीशन है, फॉलोइंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, जो कि डायरेक्टली लीड करती है आपकी डेथ को। यानी लीडिंग कम्युनिकेबल डिजीज की बात की जा रही है कि जो कि सबसे ज्यादा लीड करती हैं डिजीज को, इंडिया की स्पेशली बात की जा रही है। यानी रिस्क फैक्टर बताना है यहाँ पर, रिस्क किसके कारण से ज्यादा लीडिंग होती है। चलेगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हाइपरटेंशन, सेकंड ऑप्शन है कैंसर, थर्ड ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटिस और फोर्थ ऑप्शन है एपिलेप्सी। चलेगा, चलिए, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है हाइपरटेंशन। इससे पहले एक और क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था जिसमें कहा था कि
जो लीडिंग डेथ की जानकारी होती है, लीडिंग डेथ की अगर बात अपन करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर से रिगार्डेड सिस्टम आता है। क्या आता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिगार्डेड क्वेश्चंस आता है। और कार्डियोवैस्कुलर रिगार्डेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो लीडिंग कोज करती हैं, डेथ कोज करती हैं। उसके अंदर से वहीं पर मैंने बोला था कि अगर हाइपरटेंशन है तो वो भी लीडिंग कोज माना जाता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है। साइलेंट किलर इसको बोला जाता है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है यहां से, इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन है। और 18 नंबर क्वेश्चन कहता है खाली जगह आपको भरना है। देखिएगा, अकर when there is a disease progress or abnormalities is associated with the causation as in the disease of kidney, congenital disease और aorta और other। सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है जी। क्वेश्चन ये पूछा है कि खाली जगह आपको भरनी है और खाली जगह में, खाली जगह के अंदर जो डिजीज कंडीशन है वो तब अराइज होती है जब अगर किसी पर्सन के अंदर ऑलरेडी व्हेन देयर डिजीज प्रोग्रेस एबनॉर्मलिटीज इज एसोसिएटेड विद द कॉजेशन एज द डिजीज ऑफ किडनी, डिजीज ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीज या फिर एरोटिक डिजीज या फिर अदर डिजीज। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि खाली जगह में वो डिजीज आएगी जो कि प्रोग्रेस होती है या फिर जो कि अकर होती है किसके कारण से? अदर कोई डिजीज के कारण से। यानी कि अगर किडनी डिजीज है तो उसको हो सकती है, कॉन्जेनाइटल डिजीज हो सकती है या फिर एरोटिक या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी ऐसी कंडीशन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकंड ऑप्शन यहां पर है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, थर्ड ऑप्शन है यहां पर एरिथमियाज और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर आर्थराइटिस। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर सेकंड, यहां पर जो खाली जगह दे रखी है वहां पर कौन सी डिजीज आप भरोगे, कौन सी डिजीज आ सकती है जो कि किसी अदर प्रॉब्लम के कारण से हो रही है। सिंपल सा ये कहता है यार, सिंपल सा ये कहता है अगर किसी पर्सन के अंदर पहले से ही मेडिकल प्रॉब्लम है और उसको कौन सी कंडीशन होगी इनमें से। आंसर समझ गए ना? बिल्कुल समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, फोर्स इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आपको हमेशा वो याद रहे। अगर क्वेश्चन कैसा भी पूछे आपको याद रहे। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। क्यों सर सेकेंडरी टाइप हाइपरटेंशन क्यों, प्राइमरी क्यों नहीं हो सकता? तो प्राइमरी हाइपरटेंशन की अगर अपन बात करते हैं ना तो प्राइमरी टाइप का हाइपरटेंशन, जनरली जो हाइपरटेंशन देखने को मिलता है वो इसी टाइप का हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। और जनरली अगर अपन कहे तो यहां पर जो कोजेस देखने को मिलते हैं जनरली इसका कोज पता नहीं चलता, अननोन कोज है, अननोन कोज है, पता नहीं चलता हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, पता नहीं चल पाता है हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, इसलिए अननोन कोज इसका है और ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। इसके पीछे कोई इटियोलॉजी अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है, प्राइमरी हाइपरटेंशन है। अगर फाइंड आउट हो जाता है कि मेडिकल कंडीशन के कारण से अगर हाइपरटेंशन हुआ है तो अपन उसको सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन कहते हैं। शायद डायरेक्टली जैसे कि अपन जानते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम अगर किसी पर्सन को हुई है तो उसको सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर अपन कहें कि उसको कॉन्जेनाइटल डिजीज हुई है तो कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है, सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन हो सकता है। यानी अदर प्रॉब्लम के कारण से, अगर मेडिकल कंडीशन के कारण से अगर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है तो उस टाइप का जो हाइपरटेंशन होता है उसको कहते हैं आपको सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन। याद रखिएगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, सभी को बेनिफिट हो सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और मैं बता दूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिलेबस से रिगार्डेड प्रॉब्लम आपको नहीं है। सिलेबस करवाना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी। आप थोड़ा सस्पेंस रखिएगा, आपको सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा पूरा, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे और जितना भी आपका मॉड्यूल्स होगा उसको मोल्डेड करके क्वेश्चन निकाला जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑफ, खाली जगह दे रखिए, खाली जगह में आपको भरना है, क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑफ रूल ऑफ हाल्व, जो हाल्व रूल होते हैं, अलग अलग रूल होते हैं, हाइपरटेंशन से रिगार्डेड रूल है, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी, पेशेंस रखेगा। तो रूल ऑफ हाल्व होता है फॉर हाइपरटेंशन स्टेट, हाइपरटेंशन के स्टेट को जानने के लिए होते हैं, दैट हाफ ऑफ पीपुल विद हाई रिस्क प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर सॉरी, आर नॉट नोन,
आर नॉट नोन, यानी यहां पर ये लिखा है हाफ ऑफ पीपुल ऐसे हैं, आधे लोग ऐसे हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन उनको पता नहीं है। नॉट नोन पर्सन है, पेशेंट है, उनको पता नहीं है कि उन्हें हाइपरटेंशन है, यानी अननोन है, अज्ञात है, लोगों को पता नहीं है कि हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन हो गया, वो जनरल बीमारी को समझ के टेबलेट लेते रहते हैं छोटे मोटे डॉक्टरों से। तो ऐसी कंडीशन है तो किस टाइप के रूल के अंदर आता है? पहला रूल है यहां पर ए ऑप्शन है रूल फर्स्ट, सेकंड रूल, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है यहां पर थर्ड रूल, और डी ऑप्शन है यहां पर रूल 4। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलेगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर बताया जाएगा। डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा, डोंट वरी। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर अगर अपन कहे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहां पर अगर देखें तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर लोग क्या हैं, लोगों को हाइपरटेंशन है लेकिन उनको पता है अननोन है। नॉट नोन अपने आप से अननोन है, वो उनको पता नहीं है कि हमें हाइपरटेंशन है। तो ऐसी कंडीशन है, अगर रूल फर्स्ट की बात करें तो ऐसी कंडीशन इसके अंदर आती है जिसके अंदर लोग, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अननोन है, जानकार नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आना चाहिए आपको, बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल फर्स्ट रूल है। क्या करेंगे सर फर्स्ट रूल का? अगर कोई पेशेंट आपके साथ है या आपके पास है तो फर्स्ट रूल का अगर है तो सब सिंपल सा काम है, आप उसको एजुकेट करो, आप उसको अवेयरनेस दो कि ऐसी भी हाइपरटेंशन हो सकती है, पता नहीं चलता है, चेकआउट करवाना पड़ता है, एजुकेशन देनी पड़ती है आपको, तो अवेयरनेस यहां पर आप दे सकते हैं। तो रूल फर्स्ट आपको समझ में आ गया। रूल फर्स्ट के अंदर वो लोग आते हैं जिनको, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर है लेकिन अननोन है, वो पता नहीं है, वो लोग अननोन हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है, पेशेंट को खुद को पता नहीं है कि उसको, पेशेंट को बीपी है, और हेल्थ केयर सिस्टम को पता नहीं है कि उसको बीपी है। अरे यार वो आएगा तब तो पता चलेगा ना। बिल्कुल चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, द रूल ऑफ हाल्व फॉर द हाइपरटेंशन स्टेट। रूल ऑफ हाल्व के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, हाइपरटेंशन स्टेट दैट हाफ ऑफ दोज नोन आर नॉट ट्रीटेड। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, रूल ऑफ हाल्व की बात कर रहे हैं जो कि हाइपरटेंशन स्टेट को जानने के लिए होता है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन समझिएगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि आरएचएस, स्पेशली राजस्थान से जो की बात करूं, आरएचएस फर्स्ट टाइम एग्जाम बनाएगी, कैसे भी एग्जाम बना सकती है, याद रखिएगा। तो रूल ऑफ हाल्व की अगर अपन बात करें, हाइपरटेंशन स्टेट है, कैसी हाइपरटेंशन स्टेट है, फॉर हाइपरटेंशन स्टेट दैट हाफ ऑफ दोज नोन, यानी हाइपर स्टेट को, हाइपर स्टेट जो है, हाइपरटेंशन की जो स्टेट है यानी बीपी की जो स्टेट है वो पर्सन को पता है, यानी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं या आधे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हाइपरटेंशन है लेकिन वो ट्रीट नहीं हुए। क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा? बिल्कुल सिंपल सा ये लिखा है कि हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की स्टेट है, लेकिन उनको पता है कि हाइपरटेंशन है लेकिन वो ट्रीट नहीं हुआ, उनका इलाज नहीं हुआ है, तो उसको किस रूल में शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन यहां पर देगा रूल फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन रूल सेकंड, थर्ड ऑप्शन रूल थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन रूल 4। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, इस क्वेश्चन के अगर हम अंदर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर क्या करेक्ट आंसर होगा? रूल ऑफ हाल्व की बात करें तो सेकंड रूल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर पेशेंट को पता चल जाता है, पर्सन को पता है कि हाइपरटेंशन है लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, नॉट ट्रीटेड, वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? आपको याद होना चाहिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रूल सेकंड के अंदर इसको काउंट किया जाता है।